वेलकम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स की। एक इकोनॉमिक सिस्टम का किसी भी देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ता है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है पहली बात, और कितने टाइप के होते हैं। और फिर इस लेक्चर में हम बात करेंगे दो किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम्स की, पहले सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम और उसके बाद दूसरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, और जो कि इस समय इंडिया में और बहुत सारे देश की डेवलपिंग कंट्रीज में फॉलो होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम? So economic system is a set of principles to run an economy. Problems of scarcity of resources and unlimited wants. See, चाहे हम किसी भी इकोनॉमी की बात करें तो वहां पर लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं, जो वांट्स होती हैं, वो एक अनलिमिटेड होती हैं, उसकी कोई ऐसी सीमा नहीं होती है। यू विल ऑलवेज वांट समथिंग, पीपल ऑलवेज वांट समथिंग और दी अदर, ठीक है। लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज की हमेशा कमी रहती है। देयर इज ऑलवेज दैट प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। तो किसी भी देश के जो रिसोर्सेज होते हैं उसको किसी ना किसी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में एलोकेट करना पड़ता है, और ये एलोकेशन सर्टेन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर होता है, और उस प्रिंसिपल्स को हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। सो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन विच the central problems facing the economy are decided upon. Okay, what are the central problems? Scarcity of resources and unlimited wants. तो ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ आइडियोलॉजी होती है, कुछ फिलॉसफी होती है, जिसको हम लोग एक इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं। See, there are three basic economic questions facing an economy. What to produce? क्या प्रोड्यूस करना है, किस किस्म के प्रोडक्ट सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने चाहिए, लोगों की जरूरतें क्या हैं, उसके बेसिस पर एक चीज डिसाइड होती है। दिस क्वेश्चन आस्क्स व्हाट पीपल विल मेक एंड सेल, क्या लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और क्या सेल करेंगे। मेनी कंट्रीज प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन विच रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड विच विल मेक द मोस्ट मनी फॉर द लोएस्ट कॉस्ट। तो ज्यादातर देशों में ये क्वेश्चन का आंसर कि क्या प्रोड्यूस होना है, किस चीज का प्रोडक्शन होना है किसी भी इकोनॉमी में, इस क्वेश्चन का आंसर इस बेसिस पे किया जाता है कि उस देश में अवेलेबल क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं। अगर किसी देश में मिनरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, किसी देश में आयरन स्टील के रिसोर्स रिजर्व ज्यादा हैं, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि एक फॉर एग्जांपल आयरन ओर के रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जैसे अरब कंट्रीज हैं तो वहां पर ऑयल के रिजर्व ज्यादा हैं, ऑयल एंड गैस रिजर्व ज्यादा हैं, तो वो उनकी इकोनॉमी उसी के बेसिस पे चलती है। किसी और देश में मान लिया कोई ऐसी जगह पर कोई देश है या उसके कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर एक अच्छा टूरिज्म का एडवांटेज है, तो वहां पर एक टूरिज्म इंडस्ट्री वहां पर ग्रो करती है। तो और ये डिसीजन होता है कि भाई रिसोर्सेज कौन से कितने अवेलेबल हैं किस देश के पास या किस रीजन के पास, किस स्टेट के पास, और क्या लो कॉस्ट में प्रोडक्शन किस चीज का हो सकता है। हाउ टू प्रोड्यूस, उसका प्रोडक्शन होना कैसे है। This question asks how people will make a good or service. Manufacturing is a way to produce. Sometimes production is outsourced or sent to other countries in order to keep the cost down. Downsizing reduces the number of employees, also allowing cost to be kept down. Production कैसे होना है? देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया है आउटसोर्सिंग, इस क्वेश्चन को हम लोग एक इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं और एक बिजनेस फर्म के किसी कंपनी के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि वो जो चीज वो सेल करेगी कोई गुड या सर्विस को, उसका प्रोडक्शन कैसे होगा। क्या वो प्रोडक्शन आउटसोर्स्ड होगा? आउटसोर्स मतलब कहीं कंपनी के विद इन उस चीज का प्रोडक्शन होगा या उस कंपनी के बाहर उस चीज का प्रोडक्शन होगा। जैसे कोई भी हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर लें या किसी भी और डिवाइस की बात कर लें, अक्सर जो कंपनीज का जिसका ब्रांड या जिसका लोगो लगा होता है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, वो उस देश में या उस कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर देती है या वहां से आउटसोर्स करवाती है जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, जहां पर लेबर कॉस्ट कम लगती है। तो इसलिए इंडिया में, चाइना में, बहुत सारे यूएस की कंट्रीज, बहुत सारी वेस्ट की कंट्रीज इंडिया या चाइना में प्रोडक्शन करवाती हैं, उसकी आउटसोर्सिंग होती है। तो उसी तरीके से किसी भी इकोनॉमी में ये जो क्वेश्चन का आंसर होना है कि हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ दैट गुड और सर्विस, first of all you've decided that what you will produce,
based on what resources you have, and the second question is how you are going to produce it. और ये क्वेश्चन देखिए जो है डाउन साइजिंग का आया है. डाउन साइजिंग का मतलब ये आता है कि आपकी कॉस्ट कटिंग. डाउन साइजिंग का मतलब आता है कॉस्ट कटिंग या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रिडक्शन. ये बेसिकली किसी एक नॉट जस्ट इकोनॉमी, ये किसी बिजनेस फर्म या कंपनी के कंटेक्स्ट में भी होता है कि अगर किसी भी कंपनी को अपनी कॉस्ट कम करनी है और उसको लगता है कि वो खुद उस चीज किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन करने के बजाय उसको आउटसोर्स कर ले, तो हो सकता है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और क्वालिटी उतनी मेंटेन रहे या क्वालिटी और बेटर हो जाए. तो ऐसे में जो उसका एक स्टाफ है, जो उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन एक देश के कंटेक्स्ट में ये हो सकता है कि भाई एक देश में, अगर हम पूरे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में बात करें, किसी एक बिजनेस फर्म के कंटेक्स्ट में बात ना करें, क्योंकि किसी भी, अगर हम कंपनी के कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो कंपनी का एक मेन मोटिव होता है टू मेक प्रॉफिट. लेकिन एक इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो जो मेन मोटिव होता है, इट इज नॉट जस्ट टू मेक प्रॉफिट, नॉट जस्ट टू ग्रो द जीडीपी, बट ऑल्सो टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम जो गरीब और अमीर के बीच का जो एक डिफरेंस है, गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है, वो वाइडन होता जा रहा है. जैसे पर कैपिटा इनकम भी एक तरीके से, या जीडीपी के बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि देश में एक तरीके से गरीबी कम हो रही है. ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि जो किसी भी देश का टॉप 5%, टॉप 10% या इवन टॉप 1% जो पॉपुलेशन है वही ग्रो कर रही है. उनके ग्रो करने से भी जीडीपी बढ़ सकता है. और ओवरऑल अगर इनकम बढ़ रही है और नंबर ऑफ पीपल या पॉपुलेशन उतनी है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है. ठीक है, अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो अगर 10 लोगों की इनकम ले लें और उसमें 9 लोगों की इनकम तो कम है, लेकिन एक आदमी की इनकम बहुत ज़्यादा है, और उस टोटल इनकम को 10 से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन वो जो पर कैपिटा इनकम है, ऑफकोर्स हम कहेंगे उस 10 लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है या एवरेज इनकम ज़्यादा है, लेकिन वो इट विल नॉट बी अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द 10 पर्सन्स, क्योंकि वो एक अरिथमेटिक एवरेज के बेसिस पर होता है और वो एक एक्सट्रीम वैल्यू से इम्पैक्ट कर जाता है. एक आदमी की इनकम ज्यादा है, उसी तरीके से अगर हम इकोनॉमी के कंटेक्स्ट से बात करें तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन की अगर इनकम ज्यादा है तो उससे पर कैपिटा इनकम का मेजर तो इंक्रीज कर जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जो बाकी 99% ऑफ द पॉपुलेशन है उसकी इनकम तो कम ही है, और वो जो एवरेज या पर कैपिटा इनकम का आता है, इट इज वो उनकी सही इनकम को रिफ्लेक्ट नहीं करता है. तो किसी भी देश के लिए जरूरी होता है टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट जस्ट टू increase the GDP. The development goals are also very important. GDP is a very important measure, but the overall development, the Human Development Index (HDI), उसको भी देखना बहुत जरूरी है. तो हो सकता है यहाँ पर इस कंटेक्स्ट का, जैसे ये क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस, और इसमें ये बात लिखी गई है कि आउटसोर्सिंग की बात करी गई है, डाउन साइजिंग की बात करी गई है. हो सकता है कि आउटसोर्सिंग प्रॉफिटेबल हो सकता है कि डाउन साइजिंग प्रॉफिटेबल हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि हम, क्योंकि कोई भी देश है उसका बेसिक पर्पस है वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल. तो ये जरूरी हो कि देश में ही प्रोडक्शन करें ताकि लोगों की नौकरी बची रहे या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट रहेगी तो उनके पास कुछ इनकम रहेगी, उससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, उससे उनका जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी होंगी, जो कि किसी भी देश में एक सरकार के या किसी भी स्टेट का एक पर्पस रहता है, टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल. तो हाउ टू प्रोड्यूस का जो क्वेश्चन है, एक कंपनी के कंटेक्स्ट में और एक कंट्री के कंटेक्स्ट में अलग अलग तरीके से आंसर हो सकता है. कंपनी के कंटेक्स्ट में प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लेसर कॉस्ट, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कंट्री इट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स. इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी, अगर हम इसका आजकल के कंटेक्स्ट में इसका एग्जांपल देखें इंडिया में खासकर, तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो अच्छा काम नहीं कर रही हैं. जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल गवर्नमेंट की कंपनी है, और उसमें एक तरीके से हम देखें तो बाकी टेलीकॉम कंपनी से कंपैरिजन में जो प्राइवेट सेक्टर में है, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब इसके कंटेक्स्ट में बीएसएनएल इज नॉट डूइंग वेल. बट गवर्नमेंट, अब अगर हम प्योरली प्रॉफिट कंटेक्स्ट में देखा जाए तो गवर्नमेंट को बीएसएनएल को सेल कर देना चाहिए, या बीएसएनएल के ऑपरेशंस
मतलब उसमें उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट हैज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ सो मेनी एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन बीएसएनएल। उनके लाइवलीहुड का क्या होगा? तो इसलिए गवर्नमेंट, ये जो डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजन प्योरली प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस, अब जैसे क्वेश्चन अगर हम बीएसएनएल कंटेक्स में देखें तो, और यह एक टेलीकॉम सर्विस है, उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है। तो एक जो सरकारी कंपनी है वो अच्छा काम नहीं करती, तो उसमें गवर्नमेंट अपना थोड़ा सा और एक सपोर्ट देती है, कुछ ना एक फाइनेंशियल पैकेज वो प्रोवाइड करती है। उसी तरीके से एयर इंडिया है। एयर इंडिया अगेन एक गवर्नमेंट की कंपनी है, और एज कंपेयर टू अदर एयरलाइन कंपनीज, एयर इंडिया इज नॉट डूइंग वेल। बट गवर्नमेंट ये देखती है कि एयर इंडिया के जो एम्प्लॉइज हैं, एयर इंडिया के एम्प्लॉइज का भी वेलफेयर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ दोज एम्प्लॉइज। बट एट द सेम टाइम ये भी गवर्नमेंट के सामने एक डिसीजन होता है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी को चलाते रहने के लिए जो पैसा लग रहा है वो भी लोगों का ही पैसा है, दैट इज टैक्स पेयर्स मनी। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू, to judicially expend taxpayers' money at the same time to look after the welfare of the employees of a government company which is not doing well. For whom to produce? किसके लिए प्रोड्यूस करना है? This question asks whom goods and services will be made for. यहाँ पे end होगा. This question asks whom goods and services will be made for. People in market economies will produce for a target market. This will allow them to make the greatest profit. Market economy क्या होती है? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, जैसे कि हम इस समय लेक्चर में आगे देखेंगे। तो एक जो मार्केट इकोनॉमी होती है वहां पर लोगों के पास एक फ्रीडम रहता है, या प्रोड्यूसर्स के पास एक फ्रीडम रहता है, कि दैट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस इन प्रोडक्शन एंड देयर इज आल्सो फ्रीडम ऑफ चॉइस इन कंजम्पशन। तो कंज्यूमर्स के पास फ्रीडम रहता है कि वो जो चाहे कंज्यूम कर सकते हैं, और प्रोड्यूसर्स के पास एक फ्रीडम रहता है कि वो जो चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंज्यूमर्स के पास फ्रीडम रहता है वो जो चाहे कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है कि क्या प्रोड्यूस होना है। तो वहां पर प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अपनी उनकी टारगेट मार्केट क्या है, वो किस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं कि क्या चीज का प्रोडक्शन होना है। इसके ऑपोजिट, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जहां पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारे रिसोर्सेज होते हैं, और वो डिसाइड करती है कि क्या चीज प्रोड्यूस होनी है और क्या चीज प्रोड्यूस नहीं होनी। व्हाट डिटरमाइंस विच टाइप ऑफ इकोनॉमी अ कंट्री हैज? ये सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि भाई हम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक देश की, अगर हम देखें तो एक देश की इकोनॉमी किस किस्म की है? क्या वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी है? तो इसका आंसर क्या है? द टाइप ऑफ इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो देश की सरकार है उसका डिसीजन मेकिंग में कितना इन्वॉल्वमेंट है, खासकर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर द एक्सटेंट ऑफ या the degree of decision making or the degree of government interference, so the extent of government involvement in decision making is high or very high, then we can say that it is a socialist economy. If it is moderate, somewhere in between, okay, it's not totally absent and it's not too high also, it's somewhere in between, then we can say that the type of economy or the type of economic system is a mixed economic system. And if it's very low, the government does not interfere at all, or interfere only when there is a dire need, then in that case we can say that the type of economy is a capitalist economy. अब किसी भी देश के इकोनॉमिक सिस्टम के गोल्स क्या रहते हैं, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो। देखिए, तीनों जो किस्म के हमारे इकोनॉमिक सिस्टम हैं उनका बेसिकली पर्पस तो यही है कि वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एक दूसरा रूट यूज करता है या दूसरे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यूज करता है वही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट इज द वेलफेयर ऑफ सिटीजंस। और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वही गोल वेलफेयर ऑफ सिटीजन को अचीव करने का एक दूसरा रास्ता यूज करता है, और उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। लेकिन बेसिकली, और चाहे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, वो दोनों का मिक्सचर है।
लेकिन सबका पर्पस यही है कि जो बेसिक क्वेश्चन है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लोगों की वांट्स अनलिमिटेड हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए और लोगों का वेलफेयर कैसे अचीव किया जाए, क्या गोल्स हैं वैसे यहाँ पर देख लेते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक फ्रीडम, लोगों के पास एक आज़ादी होनी चाहिए। सोशलिस्ट सिस्टम में थोड़ा सा कम रहती है, काफ़ी कम रहती है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी को लेकर प्रोडक्शन कर रहे हो जिसमें रिसोर्स, जो कि रिसोर्स इंटेंसिव हो। रिसोर्स इंटेंसिव का मतलब है कि रिसोर्स को वो ज्यादा यूज कर रही हो और उस हिसाब से उसका आउटपुट नहीं हो रहा हो। इकोनॉमिक इक्विटी, एक बराबरी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा एडवांटेज है, किसी के पास कम एडवांटेज है, ऐसा कोई ऐसी एक फेयरनेस बने रहनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफ कोर्स हमें जीडीपी को ग्रो कराना ही कराना है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब सीधी सी बात यह है कि आज कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या जिस रेट पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई भी देश प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी सर्विस का, किसी भी गुड्स का, क्या वो आगे आने वाले कुछ सालों में या आगे आने वाले रीजनेबल फ्यूचर में उसी तरीके से हो पाएगा? क्या आगे आने वाली जनरेशन उस देश की वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगी जिस जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज की जनरेशन मेंटेन कर रही है, उससे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगी? ये चीजों को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। इसलिए आजकल एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, जिसमें अक्सर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फ्यूचर जनरेशंस की जो नीड है उसको कॉम्प्रोमाइज करे बिना प्रोडक्शन करना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी मतलब बेसिकली यही है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक सर्टेन फेज में एक इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी अचीव हो रही है और उसके बाद एक ऐसा फेज आ रहा है जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है, एकदम ही स्लो डाउन आ गया है। जैसे इस समय तो ऑफ कोर्स ये ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से। अदरवाइज भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस तरीके से एक अनरियलिस्टिक टारगेट्स रख दें अपने इकोनॉमिक सिस्टम के लिए और कुछ ऐसी चीजें अचीव करने की कोशिश करें जिससे कि जो करंट रेट ऑफ ग्रोथ बना हुआ था वो भी ना अचीव हो पाए और वो इकोनॉमी एक तरीके से डाउनवर्ड स्पायरल में चली जाए। और आजकल ये एक इंपॉर्टेंट गोल आ गया है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो जहां पर भी हम लोग देखेंगे, अगर ग्रोथ की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, तो इन्वायरमेंट की बात भी जरूर होती है, क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। तो जो हमारे पुराने जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन थे उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज हुआ, जिसकी वजह से हम लोग आजकल एक ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं। हम लोग धीरे धीरे अब देखिए सोलर पावर, विंड पावर, इन सब की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, बजाय इसके कि थर्मल पावर पे जाएं। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ पुश हो रहा है क्योंकि वो पोल्यूशन कम कॉज करेंगे और फ्यूल भी यूज नहीं करेंगे। मतलब ये कि इंडिया की डिपेंडेंस जो ऑयल एंड गैस के ऊपर कम होती चली जाएगी। अब आ जाते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी पे। तो इसके क्या फीचर्स हैं? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, सारे रिसोर्सेज रहते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ मच वर्कर्स शुड प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्शन होना है। ऐसा नहीं है कि वो मार्केट के हिसाब से चलेगा, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होगा मार्केट के हिसाब से कितना प्रोडक्शन होना है। दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड। एम्स एट वेलफेयर ऑफ पीपल एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्स एट वेलफेयर ऑफ द पीपल, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, and this welfare of the government takes it upon itself to ensure the welfare of people by deciding how much should be produced, what to be produced, what is to be produced. एंड यहाँ पे जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात होती है वहां पर ये वेलफेयर दूसरे रास्ते से अचीव किया जाता है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी के थ्रू वेलफेयर अचीव किया जाता है। गवर्नमेंट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द मार्केट, मतलब जो मार्केट या इंडस्ट्रीज के फंक्शंस हैं वो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। और क्या फीचर्स है इसमें? कलेक्टिव प्रॉपर्टी, तो जो सारी प्रॉपर्टी है वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहती है। ठीक है, तो जितना भी बात करें हम लोग लैंड वगैरह की, ये सब चीजें, ये और जितने भी रिसोर्सेज हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि अभी यहाँ पर पहले पॉइंट में था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें लैंड, लेबर, ये सब आ जाता है। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी कलेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं और एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी चीजें रहती हैं। प्लान्ड इकोनॉमी, वहां पर एक इकोनॉमिक प्लानिंग जरूर आपको मिलेगी, और वो मतलब प्लानिंग ऐसी, क्योंकि रिसोर्सेज सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, तो वो खुद ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्लानिंग करेगी कि वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे होना है। तो एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट का या सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर होता है कि वहां पर इकोनॉमिक प्लानिंग हमको देखने को मिलती है।
डिसीजंस इन कलेक्टिव इंटरेस्ट, तो सारे डिसीजंस जो भी गवर्नमेंट लेती है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट में लेती है, मतलब सारे जो सिटीजन्स हैं उसके कलेक्टिव इंटरेस्ट में सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेटेड रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उसके हाथ में। लेकिन अगर हम फ्री मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऑफकोर्स पॉलिटिकल पावर तो गवर्नमेंट के पास रहती है, लेकिन वो इकोनॉमिक फंक्शंस को खुद परफॉर्म नहीं करती है। देखिए, रिड्यूस्ड इनकम इनइक्वालिटी, ये पॉइंट कहाँ से रिलेटेड है? यहाँ पर वेलफेयर ऑफ पीपल एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं, ये पॉइंट दोबारा आया, रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। एक सोशलिज्म का एक खास फीचर है कि इट एम्स एट रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब जो है गरीब होता जा रहा है। ठीक है, ये नहीं कि इनकम का या जो वेल्थ है, वेल्थ का कंसंट्रेशन हो जा रहा है और टॉप 1% और 5% ऑफ द पॉपुलेशन उसी के पास सारे के सारी वेल्थ है देश की, और बाकी लोग जो है एकदम बुरी स्थिति में है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रहता है भाई, जब लोगों के पास या इंडस्ट्रीज के पास या बिजनेसेस के पास ये पावर नहीं है कि वो डिसाइड करें कि व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट, और कंज्यूमर्स के पास ऑफ कोर्स जब प्रोडक्शन की फ्रीडम नहीं है तो कंजम्पशन की भी एक तरीके से फ्रीडम नहीं है, क्योंकि जो चीज सरकार बनाएगी वही कंज्यूम करना पड़ेगा, ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं लोगों के पास। तो एक तरीके से मार्केट के जो फोर्सेज हैं, डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि होता क्या है एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में, जिस चीज की डिमांड है उसी चीज का प्रोडक्शन होता है। जिस चीज की डिमांड है इवेंचुअली, जैसे मार्केट, जैसे कंपनीज जो हैं दे टेक अप मार्केट सर्वेज, तो मार्केट सर्वे वगैरह कराया जाता है, तो उसमें पाया जाता है कंज्यूमर्स का रुझान किस तरफ है, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस किस तरफ है, और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अक्सर प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। तो जो कंज्यूमर डिमांड है उसके बेसिस पे सप्लाई आती है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई है, इसी के बेसिस पर मतलब ये वाले जो फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई के, फ्रीली ऑपरेट करते हैं मार्केट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस हैं ये फ्रीली ऑपरेट नहीं करते हैं। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर है। वहां पर एक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है कि वहां पे अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या फिर एक लोकल गवर्नमेंट हो गई, ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन आपको कैपिटलिस्ट या फ्री मार्केट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, लेकिन एक सेंट्रलाइजेशन, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट, the socialist government wants to control all the economic power, of course the political power as well as the economic power, so there is absolute centralization, non existence of private sector। अब देखिए सारे पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं। अगर मार्केट फोर्सेस ऑपरेट नहीं करेंगे फ्रीली, लोगों के पास एक फ्रीडम नहीं होगा कि वो क्या प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट खुद ही सब कुछ प्रोड्यूस करने लग जाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ एग्जिस्ट करेगा? प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करने के लिए एक मार्केट सप्लाई, मार्केट को थोड़ा सा ओपन होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर मार्केट ओपन नहीं है, मार्केट के फोर्सेस ओपन नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर भी ओपन नहीं रह पाएगा, या प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। आगे आते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी की? देयर इज ऑफ कोर्स लिमिट ऑन इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम पर रोक है ही है। प्रोवाइड लिटिल इंसेंटिव टू पीपल टू वर्क हार्ड। अब लोगों को ऐसा नहीं है कि ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्शन कितना होना है उस पर भी लिमिट लगी हुई है। प्रोडक्ट क्वालिटी इज नॉट ऑलवेज द प्रायोरिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी प्रायोरिटी नहीं है। जरूरत की चीज मिल रही है, जरूरत की चीज बन रही है, बस वही सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि हाई क्वालिटी की चीज है तो हम उसको ज्यादा प्राइस पे बेच पाए, वो इंसेंटिव तो है ही नहीं, और ऑफकोर्स इसकी वजह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी सफर करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या आता है? सी इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब है कि जैसे वहां पर एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी थी, हम सोशलिज्म पे चले जाते हैं तो एक कलेक्टिव प्रॉपर्टी की बात थी, तो यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप। जब लोग या बिजनेसेस रिसोर्सेज को ओन कर पाएंगे, लैंड एंड लेबर को, लैंड प्रॉपर्टी और इन सब चीजों को ओन कर पाएंगे, तो वो अपने वहां पर अपने एस्टेब्लिशमेंट्स बना पाएंगे, अपनी इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्री लगा पाएंगे, तो उनके पास एक प्राइवेट ओनरशिप रहती है। मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स फ्री मार्केट इकोनॉमी में है, लोगों का एक सेल्फ इंटरेस्ट है, बिजनेसेस का, इंडस्ट्रीज का एक सेल्फ इंटरेस्ट है कि टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो देखिए ये सारे पॉइंट अगेन सारे सारे रिलेटेड हैं। अगर वो उनको एक मोटिवेशन मिलता है, एक उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है,
और इस वजह से वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं या एक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। देखिए यहाँ पर अगेन गवर्नमेंट की तो कोशिश यही रहती है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इंश्योर हो, तो इसमें क्या होता है कि ये, लेकिन इसका बस रास्ता दूसरा है, लोग मोटिवेटेड होंगे, सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इससे वेलफेयर भी पीपल का इंश्योर हो पाएगा। रेगुलेटेड बाय कंपटीशन, कंपटीशन इस चीज को रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट बाहर से आके रेगुलेट नहीं करती, कंपटीशन रेगुलेट करता है। अगर कोई एफिशिएंटली एक अच्छे प्रोडक्ट एक सही प्राइस पे मिल रहा है तो वो कंपनी वहां पर लास्ट कर पाएगी, अदरवाइज कंपनी लास्ट नहीं कर पाएगी कंपटीशन में। फीचर्स क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, ये एकदम रिवर्स है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट होगा, ये लिखा हुआ है इसमें, प्राइवेट ओनरशिप, यहाँ पर वही पॉइंट यहाँ पर रिपीट हुआ है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एकदम रिवर्स है। सोशलिस्ट में पूरा गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, यहाँ पर नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फ्री हैंड टू मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस अगेन यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है, प्राइवेट फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो फ्री एंड टू मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्शन होता है, उसी के हिसाब से चीजें बिकती हैं और प्रोड्यूस होती हैं। डिपेंडेंस ऑन इनविजिबल हैंड, ये इनविजिबल हैंड का मतलब ये है कि अगर लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर इस स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि अगर लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेंगे और एफिशिएंटली काम करेंगे तो बाहर से सरकार को अलग से काम करने की जरूरत नहीं है लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों का वेलफेयर अपने आप इंश्योर हो जाएगा। इट इज डिपेंडेंस ऑन इनविजिबल हैंड। फ्रीडम ऑफ चॉइस इन प्रोडक्शन एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस इन कंजम्पशन, ऑफ कोर्स ये सारे पॉइंट्स फिर से रिलेटेड हैं। अगर लोगों के पास एक राइट होगा कि वो क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करेंगे एज लॉन्ग एज वो प्रॉफिटेबल है, और लोगों के पास एक कंजम्पशन की भी चॉइस है। डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंसेंटिव टू पीपल, लोग ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उनके पास एक ज्यादा इंसेंटिव रहेगा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट आके बाहर से बता रही है कि भाई इतना ही प्रोडक्शन होना है। इकोनॉमिक ग्रोथ इससे रैपिड हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इससे तेजी से होने लगती है, क्योंकि लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इनकम इनइक्वालिटी, यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है कि यहाँ पर ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि जो एक गरीब और अमीर के बीच का एक जो फासला है वो बढ़ता चला जाए। और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, अगेन यहाँ पर एक चीज और सफर कर जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात आ रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इसीलिए आती है कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ने कैपिटलिज्म का मॉडल या फ्री मार्केट इकोनॉमी का मॉडल फॉलो किया, और उन्होंने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूज किया, और रिसोर्सेज आजकल एक डिप्लीशन के एक लेवल पर आ गए हैं। जब वो डिप्लीट होने लग गए, ठीक है, जब इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होने लग गया, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज हुए, डिप्लीशन भी हुआ, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी हुआ, चीजें सब आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए आजकल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने लग गई। इससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त रिसोर्सेज उस लेवल तक एक्सप्लॉइट नहीं हुए थे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो एक पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, और एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि एक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, which is basically a set of principles on which an economy can run, और इसमें दो टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स हमने स्टडी किए, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो दोनों किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर, और इंडिया में यही मॉडल फॉलो होता है, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में यही मॉडल फॉलो होता है। तो नेक्स्ट वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।